एक ग्रीक मैथमेटिशियन यानी कि यूनानी गणितज्ञ, एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम था हिप्पार्कस। उनका नाम क्या था? हिप्पार्कस। इन्होंने सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का कंसेप्ट दिया था। तो त्रिकोणमिति का कंसेप्ट सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यानी कि ग्रीक मतलब क्या हो गया? यूनानी, मैथमेटिशियन मतलब क्या हो गया? गणितज्ञ। तो एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनका नाम था हिप्पार्कस। उन्होंने 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में ये त्रिकोणमिति नाम का कंसेप्ट दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अगर हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, है ना, इनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में बात करें, तो हिप्पार्कस प्यारे बच्चों आपको नहीं पता होगा कि हिप्पार्कस ना केवल एक गणितज्ञ थे बल्कि एक खगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्री और ज्योतिषविद थे, है ना। और इन्होंने ही सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में क्या दिया था? तो त्रिकोणमिति नाम का कंसेप्ट दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। एक और बेसिक जानकारी हम यहाँ पर नोट करेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात तथा कोण, किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात तथा कोण का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन हम जिस शाखा में भी करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? त्रिकोणमिति, है ना। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात तथा कोण के संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो सर यहाँ मेन बात क्या आता है? मेन बात यह आता है कि सर आपने बता तो दिया कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी उनके भुजाओं के अनुपात, उनके कोण इत्यादि के बारे में। तो सर अब आप कहेंगे कि सर हम तो इतने कमजोर हैं कि हमें यह भी नहीं पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसे बच्चों के लिए हम बताना चाहेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं बच्चों कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है और इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो आसान बन जाए, है ना। तो मेन जो सारा चीज टिका हुआ है वह टिका हुआ है इसी पर कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर आप इतना भी जान गए तो आप आगे के लिए प्रेरित हो सकते हैं और आगे आपसे सवाल बनने लग जाएंगे, कंसेप्ट भी समझ में आने लग जाएगा। आइए जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक सी बात। सबसे पहले कि आप ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप सब ने पढ़ा भी होगा इस बारे में, या नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है। हमने एक यहाँ पर बच्चों समकोण त्रिभुज लिया है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि ये समकोण त्रिभुज ही है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि समकोण होता क्या है। तो समकोण एकदम सिंपल सी बात है। अगर कोई कोण 90 डिग्री का है तो हम उसे कह सकते हैं कि वह एक समकोण है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता करें कि ये 90 का है या नहीं है। तो 90 बेटा जब भी होता है तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक लाइन एकदम स्ट्रेट होगा जैसे कि ये है ना। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह लाइन क्या है? स्ट्रेट है। तो जब भी 90 का एंगल बनेगा तो लाइन क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। और जब आप इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो 90 से बढ़ जाएगा और ये 90 है। जब आप इसको इसके झुकाव को बढ़ाते हैं तो ये 90 से कम होता जाएगा। जितना आप झुकाव बढ़ाएंगे उतना ये 90 से कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यह समझा कि 90 कहते किसे हैं। तो इस प्रकार से हमने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज लिया है जिसका नाम दे दिया A, B और C। प्यारे बच्चों आगे आप समझेंगे कि समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं क्रमशः? जिन्हें हम कहते हैं लंब, है ना। दूसरा अंग होता है इसका कर्ण और तीसरा क्या होता है? आधार। तीसरा क्या होता है? आधार। चलिए तो कर्ण किसे कहते हैं? यदि कोई पूछे आपसे कि कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है।
कि जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज में बताइए सबसे बड़ी भुजा, 3 भुजाएं हैं AB, BC और AC। इन 3 भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी भुजा है? आप कहेंगे कि AC भुजा है, तो AC को आप कर्ण कह दीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कर्ण के बारे में याद रखना है कि 90 के सामने होगा। ये जब भी होगा तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? तो 90 के सामने। तो 90 हमने यहाँ बनाया था, इसके सामने जो भुजा होगी उसे कर्ण कहेंगे, है ना। और कि कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। यदि किसी कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है तो वो पूरे ही सवाल में 13 सेंटीमीटर रहेगा, कहीं भी कर्ण का मान बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए। तो कर्ण के बारे में आपने समझ लिया कि 90 के सामने रहेगा तो उसे हम कर्ण कहेंगे, और यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। चलिए अब आ जाइए कि हम समझते हैं लंब और आधार क्या होता है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार कह सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में जानेंगे कि लंब और आधार का मान जो होता है कभी कभी बदल भी सकता है ना। मतलब ये कहने का कि लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर इसको हम लंब कहते हैं तो ये आधार बन जाएगा, और अगर इसको हम कहते हैं लंब तो आधार ये हो जाएगा, है ना। और ये होता क्यों है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अभी को बताया कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। और आप यह भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण होता है समकोण, और बाकी के जो दोनों कोण होते हैं वो 90 से छोटा होता है, यानी कि न्यून कोण होता है। और जो ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग न्यून कोण को थीटा से दिखाते हैं। न्यून कोण को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो थीटा हमारा जहां भी होगा, जैसे हम सी की बात करेंगे तो सी की बात करेंगे तो सी थीटा हो गया। अगर हम बात करेंगे ए की, सवाल में बात किया जा रहा है ए का, तो थीटा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अगर हम सी की बात करेंगे तो सी के सामने, यानी कि थीटा के सामने जो भी भुजा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, और हमने आपको बताया तभी कि 90 के सामने रहेगा तब क्या कहेंगे? तो 90 के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण, है ना। तो पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, देखिए 3 ही तो चीज है, लंब, कर्ण और आधार। तो लंब किसे कहेंगे? तो थीटा के सामने रहेगा तो उसे लंब कहेंगे, 90 के सामने रहेगा उसे कर्ण कहेंगे, और जो शेष बच गया वो तो निश्चित रूप से क्या होगा? आधार ही होगा, है ना। इस प्रकार से आपने कंसेप्ट सीखा कि लंब, कर्ण और आधार क्या होता है। अगले टॉपिक की चर्चा करें तो अगला टॉपिक है इसमें, वह है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है त्रिकोणमिति में जो बाकी की चीजें हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग अच्छे तरीके से युद्ध की तैयारी करेंगे। और आप जानते हैं कि बिना युद्ध की तैयारी के यदि आप मैदान में उतरते हैं तो आपका हारना तय है, क्योंकि सामने वाला पूरा प्रैक्टिस करके आएगा और आप वहां ऐसे ही निहत्थे चले जाएंगे तो आपकी पराजय तय है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग पहले बेसिक लेवल पे सारे कुछ जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं बच्चों। चलिए, आपने जाना कि समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब बच्चों ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज को आखिर हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं एक सूत्र का, उसका नाम है पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं इसको। यह सूत्र क्या होता है? तो चलिए, यह सूत्र है कि कर्ण का स्क्वायर, यह सूत्र क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। क्या होता है? हमने कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है,
यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, या फिर इसे पाइथागोरस सूत्र भी कह सकते हैं। आपको जैसी सुविधा लगे आप उस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। मेन बात है सवाल बनना चाहिए, ठीक है। आपको जैसे याद रखना आप इसको याद रख सकते हैं, या तो सूत्र कह सकते हैं, या प्रमेय कह सकते हैं, या थ्योरम कह सकते हैं। तो पाइथागोरस सूत्र क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसलिए इसको एच कहा जा सकता है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसको पी कहा जा सकता है। आधार को बेस कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में पी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण, कर्ण यानी क्या, एच, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब, लंब यानी क्या, पी, तो पी स्क्वायर, है ना। आधार बने क्या, बी, तो प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से यह होता है पाइथागोरस सूत्र, और इस सूत्र को आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। अब आगे जानते हैं कि इस सूत्र से हम कैसे सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कैसे ये दिखा सकते हैं, कैसे ये जान सकते हैं कि कोई त्रिभुज सच में समकोण है अथवा नहीं है। तो चलिए आप इस सूत्र को उतार लें, फिर हम आगे बढ़। आपने सीखा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि ये क्या होता है और ये इसका सूत्र क्या होता है। अब हम इसके सूत्र पर कुछ सवाल करते हैं। और जैसे देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र के बारे में आपने पढ़ा कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। इसका यूज क्या है सर? इसका यूज है कि जब कभी भी आपको किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार दे दे और पूछे कि कर्ण क्या होता है, आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। या फिर आधार दे दे, क्या दे दे, आधार दे दे, कर्ण दे दे, अब पूछे लंब क्या है तो आप लंब निकाल सकते हैं, या लंब की आवश्यकता है तो आप निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी दो चीज जैसे कर्ण दे दे और लंब दे दे, पूछ दे आधार के बारे में, या फिर ना भी पूछे तो मुझे आवश्यकता है आधार निकालने की, तो हम लोग जो है इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी ये जो तीन चीजें हैं, लंब, कर्ण और आधार, हमेशा आपको सवाल में दिया हुआ नहीं रहता है। कभी दो चीज दे देगा, तीसरा पूछ देगा, इनमें से कोई भी दो दे देगा, अगर तीसरा पूछ देगा तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिस सूत्र का नाम है पाइथागोरस सूत्र। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम यहाँ एक त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज है ना, कुछ भी। अब इस त्रिभुज में क्या किया कि हमको आधार दे दिया 3 और लंब दे दिया है 4, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या मांग रहा है, तो आप देख करके बता सकते हैं कि क्या मांग रहा है। बिल्कुल सही बात है, सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण मांग रहा है। तो कर्ण को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे बाय पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखेंगे बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है सर, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण दिया है क्या, कर्ण नहीं दिया है, कर्ण को अपने जगह पे रहने देंगे, ठीक है। या फिर इसको हम h मान सकते हैं, h मान सकते हैं, है ना। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है, अगर आप लंब इसे मानते हैं तो आधार ये हो जाएगा, और यदि आप इसे लंब मानते हैं तो आधार ये हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे जो मान सकते हैं। मैं 4 को लंब मान रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर है आधार का स्क्वायर, तो आधार की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। स्क्वायर मतलब क्या, अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू 16 और प्लस 9 25, और x का वैल्यू अगर हम पूछें, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 हो गया। और यदि हम यहाँ से h का मान पूछें तो आप प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक बेसिक चीज है, समझना है कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब हम RHS में भेजेंगे यानी कि उस साइड भेजेंगे तो वह क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर इधर रूट है तो उस साइड जाने पर वह स्क्वायर बन जाएगा, यानी उल्टा होगा, स्क्वायर होगा तो रूट बन जाएगा, रूट होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इस स्क्वायर को यदि इधर लाते हैं तो 25 पर आ जाएगा रूट, और रूट 25 यानी कि 25 का क्या निकालना है,
वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा, है ना। तो h का मान कितना आ गया 5 आ गया, h का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि मुझे दो चीज यहाँ गिवन थी, दो चीज दिया हुआ था। क्या सब दिया हुआ था, तो लंब और आधार। हमने उसकी मदद से क्या निकाल लिया, h निकाल लिया। और इसमें हमने किस सूत्र का प्रयोग किया, तो पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग और इसे कैसे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस सूत्र को। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी, और इसमें हमें क्या कर दिया कि कर्ण का मान 13 दे दिया, लंब का मान 12 दे दिया। अब इसमें हमसे आधार निकालने को कह रहा है, या फिर हमें आधार निकालने की आवश्यकता है, आधार निकालने की आवश्यकता है। तो चलिए कैसे निकालेंगे आधार, तो उसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस सूत्र का। बस यही सूत्र, एक सूत्र आपको याद रखना है, इसी से आपका सारा काम चल जाता है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखते हैं बाय पीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो यह है सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है कितना दिया है, तो 13 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब भी दिया है हमको 12 प्लस आधार नहीं दिया है, तो आधार को हम लोग b मान लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 169। 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से करेंगे तो 144। अब b का स्क्वायर यानी b को b से करेंगे तो b स्क्वायर, है ना। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144। इस प्रकार से b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 यहाँ बचेगा। जब इसको घटाएंगे 25 बचेगा। अभी तुरंत बताया हमने आपको, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है, तो रूट बनता है। तो इसलिए b का मान हो जाएगा √25, यानी कि b का मान क्या हो जाएगा 5, है ना। इस प्रकार से आपने देखा, पिछली बार हमने h निकाला, इस बार हमने b निकाला, यानी कहने का मतलब हम यहाँ से आधार भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं और कर्ण भी निकाल सकते हैं, यदि कोई दो चीजें दी हो तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसके लिए किसका, पाइथागोरस सूत्र का। तो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है यह आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए पढ़ते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर, जो कि है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, यदि मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे कि वे सभी अनुपात जिसकी चर्चा गणित के इस शाखा में की जाती है, यानी कि त्रिकोणमिति में की जाती है। यानी गणित के त्रिकोणमिति में हम जिन भी अनुपातों की चर्चा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप कहेंगे कि सर जिन भी अनुपातों की चर्चा करते हैं इसका क्या मतलब है, तो सर यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम मूल रूप से 6 अनुपातों की बात करते हैं, जो यहाँ आपके सामने है, जिसे हम साइन कहते हैं, कॉसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कॉसेकेंट होता है, सेकेंट होता है और कोटेंजेंट होता है। क्या सब होता है, 6 अनुपात। साइन होता है, कॉसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कॉसेकेंट होता है, सेकेंड होता है और कोटेंजेंट होता है। बच्चों चूंकि यह नाम थोड़ा लंबा है इसलिए इसको गणितज्ञों ने थोड़ा शॉर्ट किया और इसको कहा साइन थीटा, इसको कहा कॉस थीटा, इसको कहा टेन थीटा, इसको कहा कॉसेक थीटा, ये है आपका सेक थीटा और ये क्या है कॉट थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। तो इसको आप इस क्रम में ही याद रखें तो आपको सवाल बनाने में आसानी होगा, और क्रम जब उलटफेर हो जाता है तो फॉर्मूला याद करने में भी मुश्किल यानी कठिनाई आती है और सवाल भी अटेम्प्ट करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो आप कोशिश करेंगे कि इन्हें आप एक क्रम में याद रखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। आपको 6 का 6 नाम एक क्रम में याद होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या आप एक क्रम में याद रखें और उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। इसको आप एक क्रम में याद रखेंगे। चलिए इतनी बातें तो आप समझ गए
कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं और 6 का नाम ये रहा, क्या सब, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए क्या है आपके, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अनुपात भी अब तक नहीं पता कि अनुपात क्या होता है, तो वैसे बच्चे फिक्र ना करें, हम आपको अभी बताते हैं कि अनुपात क्या होता है। वैसे हमने जानते हैं कि अनुपात होता क्या है आखिर। जैसे यदि मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा किसे कहते हैं, साइन थीटा किसे कहते हैं, इस अनुपात का मतलब क्या है। चलिए, तो साइन थीटा जब भी आपसे कहे, आप कहेंगे सर लंब और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये त्रिभुज है ना, ए बी सी, और इसमें 3 4 5 है ना। सपोज कि ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें आधार 3 दे दिया और लंब जो है वो 4 दे दिया, कर्ण जो है वो 5 दे दिया। अब इसमें आपसे पूछा कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, पिछली बार बताए थे कि जैसे हम लिखते हैं 4/2 है ना, यहाँ से लकड़ी हटा दीजिए, लिख सकते हैं 4:2। तो उसी प्रकार से अनुपात का मतलब क्या हो गया कि लंब और कर्ण का भागा लगाएंगे, तो लंब भागा क्या हो जाएगा, कर्ण, है ना। यहाँ से आप हटा दीजिए, तो लंब अनुपात कर्ण, यानी कि इसको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। जैसे 4:2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2, इसको भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। यहाँ पर अगर इस त्रिभुज में अगर आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो बताइए लंब कितना है, तो लंब है 4, है ना। लंब का यदि हम नाम पूछें आपसे, यदि यहाँ पर हम लंब का नाम पूछें तो लंब कौन सा है, ए बी, मान के चलिए कि लंब ए बी है ना, और थीटा यहाँ पर है ना, थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो ए बी, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण सर होगा आपका क्या, ए सी, है ना। अब ए बी का मान सिंपल है, बैठा दीजिए, 4 हो जाएगा, और ए सी का मान क्या हो जाएगा, ए सी का मान है 5, ठीक है। तो साइन थीटा का परिभाषा क्या बना, तो लंब और कर्ण के अनुपात को सर क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब का जो मान होगा मान रख देंगे, कर्ण का जो मान होगा मान रख देंगे, सिंपल है, साइन थीटा का मान निकल गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा के बारे में यदि पूछा जाए तो कॉस थीटा कहते हैं आधार और कर्ण के अनुपात को, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। और यदि टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा किसे कहते हैं, तो ये होता है लंब और आधार का अनुपात, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। और कॉसेक, कॉसेक जो होता है, मैंने आपको कहा था कि आप क्रम में याद रखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। कॉसेक देखिए, कॉसेक जो होगा वो साइन का उल्टा होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसलिए कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का है लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। उसके बाद आज ही सेक थीटा के बारे में बात कर ले, तो सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, यहाँ से क्रम मिलाइए आप, तो सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का। कॉस का क्या है, कॉस का है आधार बटा कर्ण, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना। लास्ट में हमारा बचता है कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टेन का उल्टा, टेन का है लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, तो आधार को b और कर्ण को h, ठीक है। तो कॉस का हो जाएगा b/h, और इस प्रकार से हम यहाँ पर p/b इसको लिख सकते हैं, कर्ण को h, लंब है तो इसको लिख दिए p, कर्ण है तो h, आधार है तो b, है ना, और इसको लिख सकते हैं b/b। इस प्रकार से ये 6 फॉर्मूलाज जो हैं एक्सरसाइज 8.1 में आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है, ये 6 फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है।
6 अनुपातों के बारे में पढ़ लिया कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं और ये 6 अनुपातों के नाम क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्रम में याद रखेंगे और उसके बाद दूसरे क्रम में कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके क्या फॉर्मूलाज हैं वो हमने आपको बता दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें और क्या बेसिक्स हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तब तक आप इतनी चीज़ों को उतार लें अपने कॉपी में और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको कहा कि 6 अनुपातों को आप क्रम में याद रखें, है ना। 6 अनुपातों को क्रम में याद रखें और वे अनुपात क्या थे एक बार उसको रिकॉल करते हैं। चलिए, तो वे अनुपात हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और दूसरा क्रम क्या कहा था कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्रम है सर, ये क्या है, ये क्रम है जिस क्रम में हमें इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, अब ये क्रम में सर ये आपने कहा कि क्रम में याद रखना है, ऐसा क्यों कहा। देखिए बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, उल्टा बोले तो व्युत्क्रम। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है ना। उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम। जैसे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 4/5 है 5/4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम। यानी कि जितना साइन का मान होगा उसका उलट कॉसेक का मान होगा, जितना कॉस का मान होगा उसका उलट सेक का मान होगा, और जितना टेन का मान होगा उसका उलट क्या होगा, कॉट का मान होगा। ठीक है, ये जैसे मान के चलिए कि टेन थीटा का मान 3/4 है ना, कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो बताइए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/, है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए, कॉसेक थीटा होगा, है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम बताओ तो क्या होगा, सेक थीटा। या आपसे पूछ सकता है टेन थीटा का व्युत्क्रम बताओ तो क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक इसी के विपरीत यदि हमसे पूछते कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन होगा, सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस होगा, और कॉट का व्युत्क्रम क्या होगा, टेन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी आधार पर हम लोग यह जानेंगे कि इसके आगे एक फार्मूला बनता है, इसी व्युत्क्रम के आधार पर वो फार्मूला क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, और इसी व्युत्क्रम के कॉन्सेप्ट पर हमें आखिरी 6 फार्मूलाज इस सेशन के हैं जो कि याद रखना है। जैसे साइन का व्युत्क्रम आपने अभी जाना कि कॉसेक होता है, तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है 1/कॉसेक थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा या 1/कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कॉट थीटा, क्योंकि ये व्युत्क्रम होता है। और इसी प्रकार से कॉसेक थीटा का हो जाएगा, अच्छा साइन थीटा का 1/कॉसेक है तो कॉसेक थीटा का 1/साइन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम है। इसी प्रकार से सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और सेक का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/tan थीटा, और जिस प्रकार tan थीटा का 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। जितने भी बेसिक जानकारियाँ थी त्रिकोणमिति के बारे में वे सब हम आपको दे चुके हैं। कल हम एक्सरसाइज 8.1 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारे वीडियो को दोनों ही छात्र देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वीडियो बाइलिंगुअल आने वाला है, यानी दोनों ही भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि और अगर कोई कमी रह गई है तो वह भी बताएं, और यदि आपको पसंद आए तो यह भी बताएं। आपके और भी सब्जेक्ट के वीडियोज आने वाले हैं, जैसे कि साइंस को हम मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, और यकीन मानिए कि इतने मज़ेदार तरीके से आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा आज तक, जितने मज़ेदार तरीके से हम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो आगे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट सम्राट आदर्श सर को सर्च करें और उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि
आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।